रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। अनिरुद्ध अपनी बालकनी में खड़ा था जब उसके पीछे एक परछाई उभरी। उसने बिना पीछे देखे कहा, तुम हमेशा वक्त पर आते हो मिस्टर रावत। अंशुल रावत, रावत कंपनी का सीईओ, अपनी पहचान छुपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और वह अपने इरादों को जाहिर करते हुए बोला, तुम्हारी चालें बढ़िया हैं अनिरुद्ध, उसने कहा, लेकिन अब खेल और दिलचस्प होने वाला है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिलचस्प तो तब होगा जब महेश्वरी ग्रुप गिरता नजर आएगा। वैसे तुमने अपने हिस्से का काम सही से किया ना? अंशुल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मैंने मीडिया में अफवाहें फैला दी हैं और अब हर जगह यही चर्चा है कि आध्या महेश्वरी के गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ नाजायज संबंध हैं। मैंने ये भी पक्का कर दिया है कि उनके शेयरहोल्डर्स इस न्यूज को सुनकर डर जाएं और मैं अपनी चाल में कामयाब भी रहा। महेश्वरी ग्रुप के शेयर्स अब बहुत जल्दी गिरने लगेंगे। अब महेश्वरी ग्रुप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अनिरुद्ध ने ठंडी सांस ली और फिर गंभीर लहजे में अंशुल को देखते हुए बोला, अफवाहें फैलाना तो तुम्हारा पुराना खेल है अंशुल, लेकिन यह मत भूलो कि इस बार हमें हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। महेश्वरी ग्रुप के पास भी अपनी चालें हो सकती हैं। अंशुल ने घमंड भरे स्वर में कहा, उनकी चालें मेरे सामने कुछ नहीं। मैंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म किया है और आध्या महेश्वरी भी बहुत जल्द उनमें से एक हो जाएगी। ये सब कहते हुए वह इतने घमंड में था कि जैसे उसने महेश्वरी ग्रुप को मिट्टी में मिलाकर रख दिया हो, लेकिन उसे शायद इस बात की भनक भी नहीं थी कि हकीकत इससे काफी अलग होने वाली थी। कुछ देर तक दोनों महेश्वरी ग्रुप को बर्बाद करने की योजनाएं बनाते रहे। फिर अंशुल ने अपनी घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ और उसने अनिरुद्ध से कहा, अब मुझे चलना होगा। कल सुबह मीडिया में मेरी प्लानिंग का असर दिखेगा। कल मैं उस आध्या महेश्वरी की इज्जत की कैसे सरेआम नीलामी करता हूँ ये पूरी दुनिया देखेगी। इतना कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही अनिरुद्ध, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी हुई थी, अचानक से उसकी मुस्कान बेहद ईविल हो गई और वह अपनी कोट के पॉकेट से एक छोटा सा पेन कैमरा निकालते हुए उसे देखकर बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा अंशुल रावत, कल मीडिया में धज्जियां तो उड़ेगी, लेकिन महेश्वरी ग्रुप की नहीं, रावत कंपनी की। अगली सुबह जैसे ही अंशुल ने टीवी चालू किया, उसे एक झटका लगा। हर न्यूज चैनल पर उसकी कंपनी के खिलाफ खबरें चल रही थीं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, रावत कंपनी के सीईओ अंशुल रावत ने महेश्वरी ग्रुप के खिलाफ अफवाहें फैलाईं। आध्या महेश्वरी की कंपनी को बर्बाद करने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। अंशुल रावत का असली चेहरा आया सबके सामने। अंशुल रावत की नीच हरकतों का हुआ पर्दाफाश। ऐसे ही हजारों खबरें न्यूज चैनल में लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज में आए जा रही थी। इन सभी में एक वीडियो क्लिप चल रहा था जिसमें अंशुल रावत ने खुद अपने मुंह से अपने गुनाहों का कबूलनामा दिया था। ये वीडियो कल शाम की वही वीडियो थी जिसमें अंशुल रावत ने खुद अपने मुंह से अनिरुद्ध को अपने काम के बारे में बताया था। पूरी वीडियो में सिर्फ अंशुल की ही आवाज आ रही थी। अनिरुद्ध के सवाल वाला पार्ट वीडियो से गायब था। जैसे ही यह वीडियो मीडिया में फैली, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कुछ ही घंटों में रावत कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे। निवेशकों ने अपनी पूंजी निकालनी शुरू कर दी और देखते ही देखते कुछ ही घंटे में रावत कंपनी बैंकरप्सी की हालत में पहुंच गई। रावत कंपनी की कुछ ही घंटे में ऐसी हालत देखकर अंशुल गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने फौरन अपनी टीम को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंशुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और अपनी ऐसी हालत देखकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और विद्युत राठौर को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से विद्युत की कॉल उठाते ही अंशुल बोल उठा, मिस्टर राठौर, मेरी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मीडिया में रावत कंपनी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्लीज हमें बचा लीजिए। मैंने आपके कहने पर ही आध्या माहेश्वरी के खिलाफ वह सारी अफवाहें मीडिया में फैलाई थी। जिसके जवाब में कॉल की दूसरी तरफ से विद्युत की तंज से भरी हुई हंसी उसे सुनाई दी। अंशुल, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने भला कब तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? उसकी ऐसी बातें सुनकर अंशुल तुरंत भड़क उठा और उसने कहा, मिस्टर राठौर, आप बहुत अच्छी से जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये सब आपके कहने पर ही तो किया था। अब जब मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ तो आप इस तरह मुझे बीच में नहीं छोड़ सकते। जिस पर दूसरी तरफ से विद्युत थोड़ा सख्त आवाज में बोला, अंशुल, तुम मेरे लिए किसी पालतू कुत्ते की तरह थे। अगर तुम मेरे बताए तरीके से काम करते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। अब जब तुमने एक गलती की है तो सजा तुम खुद ही भुगतो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वही उसकी कॉल कट करते ही अंशुल का चेहरा काला पड़ गया और वह अपने फोन को घूरकर देखते हुए गुस्से से बोला, विद्युत राठौर, तुमने यह अच्छा नहीं किया मेरे साथ।
उसने अभी इतना कहा ही था कि उसी समय उसे एक और खबर मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए। ब्रेकिंग न्यूज़, रॉय टेक्नोलॉजी एंड साइंस लिमिटेड और महेश्वरी ग्रुप ने किया अपनी पार्टनरशिप का ऐलान। अंशुल ने टीवी स्क्रीन पर अनिरुद्ध और आध्या को मुस्कुराते हुए देखा। वे दोनों उनके नए प्रोजेक्ट के कोलैबोरेशन का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो ये अनिरुद्ध की चाल थी। अंशुल ने गुस्से से कुर्सी पर घूंसा मारा और फिर आगे कहा। उसने पहले खुद ऐसा दिखाया कि वह महेश्वरी ग्रुप के खिलाफ है, लेकिन असल में उसने मुझे अपने जाल में फंसाया, मुझे जाल में फंसाकर खुद महेश्वरी ग्रुप के साथ मिलकर मेरी कंपनी को खत्म कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनिरुद्ध रॉय। उन दोनों के टीवी स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए चेहरे देख अंशुल का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। उसने सोच लिया था वह इन दोनों से हर हाल में अपना बदला लेकर रहेगा। इतना सोचते ही उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और कुर्सी के हेडरेस्ट पर अपना सर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ ये चाल चली है तो मैं भी बदले के लिए तैयार हूँ। आध्या महेश्वरी, वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। अब तुम अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखोगी आध्या महेश्वरी। अंशुल ने तुरंत अपने भरोसेमंद आदमियों को बुलाया और एक नई योजना बनाने में जुट गया। इस बार उसका निशाना केवल महेश्वरी ग्रुप नहीं था, बल्कि आध्या महेश्वरी को पूरी दुनिया के सामने बर्बाद कर देने का था। और इसी इरादे के साथ अंशुल अपने मन ही मन में बोला, आध्या माहेश्वरी, तुमने पूरी दुनिया के सामने मेरी कंपनी की इज्जत उछाली है ना। अब मेरी बारी है पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की। मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा आध्या महेश्वरी। उसने मन ही मन कसम खाए। इस समय रावत कंपनी में जैसे हड़कंप मचा हुआ था, वहीं दूसरी ओर महेश्वरी ग्रुप के ऑफिस में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। आध्या अपने केबिन में बैठी टीवी स्क्रीन पर अंशुल रावत की वह वीडियो देख रही थी जिसमें वह अपने सारे जुर्म कबूल कर रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण था। तो ये खेल चल रहा था, आध्या ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके सामने खड़ा शिवांश मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और उसने अपने चिरपरिचित फ्लर्टी अंदाज में कहा, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मैम। आपने उसे धमकी दी, बदले में उसने आपको बर्बाद करने की कोशिश की, इसमें नई बात क्या है। आध्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, शिवांश चुप रहो और बताओ कि ये सब कैसे हुआ। शिवांश ने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, आप तो जानती हो मैं चीज़ों को दिलचस्प बनाना पसंद करता हूँ। मैं मिस्टर रॉय को काफ़ी अच्छी से जानता हूँ और जब मैंने उनसे मदद मांगी तो वह मुझे मना नहीं कर पाए और उन्होंने चुपके से अंशुल का वीडियो रिकॉर्ड किया जब वह अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा था। आध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अनिरुद्ध रॉय, वेपन किंग। उसे इतना हैरान देखकर शिवांश ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ वही। और वैसे तुम जितनी भी होशियार हो, मुझे लगता है कि तुम मेरी काबिलियत को हमेशा कम आंकती हो। शिवांश, आध्या गुस्से से बोली, तुम हर वक्त मजाक क्यों करते रहते हो। शिवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम जब गुस्से में होती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। आध्या ने झुंझलाहट में उसकी तरफ देखा, लेकिन शिवांश की मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने उसे विचलित कर दिया। उसकी आंखों में अजीब सी हलचल हुई जिसे वह अनदेखा करने की कोशिश करती रही। तभी एक मैनेजर भागते हुए आध्या के केबिन में आया। मैम, अनिरुद्ध रॉय आपसे मिलने आए हैं। आध्या ने जैसे ही मैनेजर की इस बात को सुना उसने मुस्कुरा रहे शिवांश की तरफ अपनी एक नज़र डाली और तुरंत कहा, उन्हें अंदर भेजो। अनिरुद्ध रॉय ऊंचे कद काठी का मालिक था। उसके कंधे तक आने वाले लंबे बाल उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम बनाते थे, साथ ही उसकी मस्कुलर फिजिक उसके ऊपर चार चांद लगाती थी। वो आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ अंदर आया। अंदर आते ही उसने शिवांश को गले लगा लिया। उन दोनों के चेहरों पर ही इस समय एक प्यारी सी मुस्कान बनी हुई थी। वह इंडिया का वेपन किंग था जिसका नाम ही लोगों के दिलों में दहशत डालने के लिए काफ़ी था, लेकिन इस समय शिवांश के साथ जिस तरह से अनिरुद्ध मिल रहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह शिवांश को काफ़ी अच्छी से जानता हो। तो ये है तुम्हारा महेश्वरी ग्रुप। अनिरुद्ध ने हंसते हुए एक नज़र चारों तरफ दौड़ाते हुए शिवांश से कहा, और ये है तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर और महेश्वरी ग्रुप की सीईओ मिस आध्या महेश्वरी। शिवांश ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। शिवांश के इतना कहते ही आध्या तुरंत अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और अनिरुद्ध की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए घिरे से बोली, धन्यवाद मिस्टर अनिरुद्ध, आपकी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। अनिरुद्ध ने हाथ मिलाते हुए कहा, महेश्वरी ग्रुप के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन असली हीरो शिवांश है। वह तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र करता है जितना तुम सोचती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना शिवांश? उसने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ शिवांश से यह सवाल किया।
उसका सवाल सुनते ही शिवांश तो हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा। वहीं आध्या ने एक पल के लिए हैरानी के साथ शिवांश की ओर देखा। वह अभी भी इधर उधर देखते हुए उससे अपनी नजरें चुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान बनी हुई थी। उसकी मुस्कान में वही आत्मविश्वास था जिसने आध्या के मन को विचलित कर दिया था। खैर, अनिरुद्ध ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज रात हमारी कोलैबोरेशन पार्टी की सेलिब्रेशन की तैयारी तुम्हारे जिम्मे है शिवांश। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, शिवांश ने मजाकिया लहजे में कहा। उसके इतना कहते ही दोनों ने हल्की मुस्कान दी और इसके बाद अनिरुद्ध और आध्या ने अपने बिजनेस कोलैबोरेशन से जुड़ी बातें की। उनकी चर्चा के बीच आध्या का ध्यान बार बार शिवांश की ओर जा रहा था, जो मजाकिया अंदाज में लेकिन बेहद गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगा था। रात का जश्न आने वाला था, लेकिन इसके पीछे छुपा अंशुल रावत का षड्यंत्र भी। शाम का समय, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित 7 सितारा होटल में महेश्वरी ग्रुप और रॉय टेक्नोलॉजी एंड साइंस लिमिटेड के कोलैबोरेशन पार्टी की रौनक थी। भारत के शीर्ष बिजनेसमैन और उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थीं। हर कोई अनिरुद्ध रॉय और आध्या महेश्वरी से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे दोनों हल्की फुल्की बातचीत के बाद किसी भी गहरी चर्चा से बचते हुए एक दूसरे के साथ सहज लग रहे थे। पूरी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा की तरह आध्या ही बनी हुई थी। उसका ब्लू कलर का डीप नेक गाउन, खुले लंबे बाल, आंखों में गहरा काला काजल और उसकी प्यारी सी मुस्कान लोगों को वहां पागल बना रही थी। आध्या सच में आज बला की खूबसूरत लग रही थी। अगर कोई आज उसे एक नज़र देख ले तो वह उसी पल अपना दिल हार बैठे। सभी लोग उससे मिलकर उससे बातें करना चाह रहे थे, लेकिन आध्या किसी को भी भाव नहीं दे रही थी। वो इस समय शिवांश और अनिरुद्ध के साथ खड़ी हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान शिवांश के ऊपर बना हुआ था और उसको देखते हुए आज कई सालों बाद आध्या के चेहरे पर उसकी नेचुरल प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वहीं अनिरुद्ध और शिवांश के बीच किसी मजाक पर हंसी का दौर चल रहा था। शिवांश हमेशा की तरह अपनी बातों से माहौल हल्का बनाए हुए था। तभी एक वेटर गलती से शिवांश के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा बैठा। अरे यार, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, शिवांश ने मजाक करते हुए कहा और अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम की ओर चल दिया। हॉल में अब अनिरुद्ध और आध्या ही रह गए थे। अनिरुद्ध ने अपनी ड्रिंक का आखिरी घूंट लिया और अपने फोन पर कुछ चेक करने लगा। आध्या पार्टी के शोर के बीच अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी। रह रहकर उसकी आंखों के सामने शिवांश का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, जिस वजह से उसे अपने दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। यह क्या थी ये तो आध्या को भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब इसकी वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगी थी। इसी बीच पार्टी के स्टाफ में छुपा हुआ एक व्यक्ति वेटर की वेशभूषा में धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि अंशुल रावत था। उसकी आंखों में गुस्से और बदले की आग थी। उसने अनिरुद्ध और आध्या को एक कोने में खड़े देखा और मन ही मन बुदबुदाया, तुम दोनों ने मुझे बर्बाद किया है, अब मेरी बारी है तुम दोनों को बर्बाद करने की। अंशुल मौके की तलाश में था। जैसे ही उसने देखा कि अनिरुद्ध आध्या से कुछ दूर हो गया था और अब आध्या अकेली अपने सोच में डूबी थी, वह चुपके से उसके करीब गया। उसने एक ड्रिंक की ट्रे उठाए और उसमें पहले से कुछ मिला दिया। फिर वह मुस्कुराते हुए आध्या के पास गया और अपने चेहरे को छुपाते हुए आध्या की तरफ वह ट्रे बढ़ाते हुए बोला, मैम आपकी ड्रिंक, उसने विनम्र स्वर में कहा। आध्या ने खोए हुए अंदाज में ही वह ड्रिंक ले ली और पीने लगी। कुछ ही पलों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, साथ ही उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे, जिस वजह से उसने अपना सर पकड़ लिया। अंशुल ने तुरंत उसकी बाहों को थामा और दिखाने के लिए चिंतित स्वर में कहा, मैम क्या आप ठीक हैं? चलिए मैं आपको रेस्टरूम की तरफ ले जाता हूँ। इतना कहते हुए वह आध्या को धीरे धीरे पार्टी से बाहर ले जाने लगा। उधर अनिरुद्ध की नज़र अचानक आध्या की सेक्रेटरी ज्योत्सना पर पड़ी। वह उसे देखकर एक पल के लिए तो ठिठक गया और उसके मुंह से निकला, जो तुम यहाँ। ज्योत्सना भी अनिरुद्ध को देखकर एक पल के लिए सन्न रह गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने तुरंत नजरें चुराने की कोशिश की और वहां से जाने लगी। रुको, अनिरुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों बच रही हो? आखिरकार इतने सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना जो। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर उसके इमोशन साफ साफ देखे जा सकते थे। अनिरुद्ध की आंखें ज्योत्सना को देखते हुए पूरी तरह लाल हो चुकी थी, मानो जैसे वह अपने दिल का दर्द बाहर नहीं निकालना चाहता हो। लेकिन उसे ऐसे देखकर भी ज्योत्सना ने कुछ नहीं कहा और जाने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसका हाथ तुरंत ही पकड़ लिया और उसे खींचकर एक खाली कमरे में ले गया। मुझे सच बताओ जो,
इतने सालों बाद तुम मेरे सामने क्यों आ रही हो? ज्योत्सना ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, उसके लिए जानता हूँ मुझे तुमसे माफ़ी मांगने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन मेरा तुमसे मिलना महज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? अनिरुद्ध के चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। इस बीच शिवांश वॉशरूम से लौटकर पार्टी हॉल में पहुंचा। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन न तो अनिरुद्ध दिखा, न ही आध्या। ये सब कहाँ चले गए? उसने बुदबुदाया। उसने तुरंत अपने फोन से आध्या को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने ज्योत्सना को कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन बंद था। ये सब ठीक नहीं लग रहा, शिवांश ने अपने आप से कहा। वह फौरन हड़बड़ी में होटल के हर कोने में आध्या और अनिरुद्ध को ढूंढने लगा। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा था। उसके दिल में कुछ गलत होने की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर उसकी घबराहट को साफ साफ देखा जा सकता था। पार्टी हॉल से बाहर अंशुल अब आध्या को होटल के एक सुनसान हिस्से में ले जा चुका था। उसका इरादा साफ था, महेश्वरी ग्रुप और रॉय टेक्नोलॉजी को बर्बाद करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। अंशुल ने धीरे से वहीं किनारे में बने एक कमरे का दरवाजा हल्के से खोला और आध्या को अपने साथ लेकर कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसने आध्या को सामने बने एक बड़े से बैग के ऊपर पटक दिया और एक इविल मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुझे लोगों को बर्बाद करने का? आज देख मैं कैसे तुझे पूरी दुनिया के सामने बर्बाद करता हूँ। इतना कहते हुए वह जोर से हंसने लगा और तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर उसने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी और बैग की तरफ फोन के कैमरे का फोकस करके उसे ऑन कर दिया। इसके बाद वह तुरंत बैग के करीब आया और आध्या के चेहरे पर अपने हाथ फिराते हुए बोला, आध्या महेश्वरी, तुझ पर तो मेरी कब से नजर थी। मैं तुझे बस एक बार अपना बनाना चाहता था और देखो आज मुझे वह मौका भी मिल गया। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में उसकी हैवानियत को साफ साफ देखा जा सकता था। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने हाथों को उसके चेहरे से होकर उसके होठों के ऊपर चलाने लगा। उसके फ्लिपी गुलाबी होठों को देखकर तो जैसे वह पागल हुआ जा रहा था। उसने तुरंत अपने हाथों को नीचे की तरफ बढ़ाया और आध्या के गाउन को कसकर पकड़ लिया और झटके से उसे फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। गाउन के फटते ही जैसे ही उसकी आंखों के सामने आध्या की गोरी त्वचा आई, वह पूरी तरह से पागल हो गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और आध्या के ऊपर चढ़कर अपनी हसरतों को पूरा करने लगा। अंशुल अपनी हवस भरी नजरों से आध्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और अंत में उसकी नज़र उसके अट्रैक्टिव फिल्फी गुलाबी होठों पर जा टिकी, जिन्हें देखते हुए उसने कहा, बहुत तड़पाया है तूने मुझे इस दिन के लिए, लेकिन आज तू बच नहीं पाएगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हैवानियत थी। इसके बाद वो अपने हाथों को उसके शरीर पर फेरते हुए आगे बोला, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब मुझे तेरे इस खूबसूरत बदन को चखने का मौका मिलेगा। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, आज मैं तेरी सारी गर्मी खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ आध्या, जिसे ड्रग्स की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हैवानियत हो रही थी, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि यह जो कुछ भी हो रहा था वह गलत था। ये महसूस करते ही वो छटपटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक तो ड्रग्स का नशा, ऊपर से अंशुल रावत का भारी भरकम शरीर जिसे वो हिला तक नहीं पा रही थी। वहीं अंशुल रावत जब आध्या को उससे बचने की कोशिश करते हुए देखने लगा, वो जोर से हंसा और उसने हंसते हुए ही अपनी हैवानियत भरी आवाज में कहा, चाहे आज तू कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले आध्या, पर आज तू मुझसे बच नहीं पाएगी। इतना कहकर उसने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया, साथ ही उसने उसके पैरों को भी पूरी तरह से लॉक कर दिया। खुद को बचाने में नाकाम होने की वजह से अब आध्या के आंखों से आंसू आने लगे, पर अंशुल पर तो जैसे उसके इन आंसुओं का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वह उसे इस तरह रोते हुए देखकर शैतानी ढंग से हंसकर बोला, बस थोड़ा और इंतजार कर, उसके बाद तुझे भी मजा आने लगेगा। इतना कह वह अपना एक हाथ आध्या के बचे हुए कपड़े उतारने को बढ़ाने लगा, लेकिन इससे पहले वह अपने मकसद में कामयाब होता एक तेज आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा खुला। आवाज सुनते ही अंशुल हड़बड़ा कर आध्या के ऊपर से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, किसकी हिम्मत हुई इस तरह मेरे कमरे में घुसने की? वहीं दरवाजे पर खड़े शिवांश की आंखें तो इस समय गुस्से से जल रही थी। अंदर का नजारा देखते ही उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि यहाँ आखिर चल क्या रहा था। ये समझ में आते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। वहीं शिवांश को इतने गुस्से में देख एक पल के लिए तो अंशुल भी घबरा गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी घबराहट बेइंतहा गुस्से में बदल गई, जिसके साथ उसने कहा, तेरी हिम्मत। लेकिन वह इससे आगे कुछ भी बोल पाता इससे पहले ही शिवांश तेजी से उसके सामने पहुंचा और बिना उसे कोई मौका दिए उसने एक लात सीधा उसके चेहरे पर जड़ दी। साथ ही उसने एक ब्लैंकेट से आध्या को ढक दिया। वहीं शिवांश की लात पड़ते ही अंशुल रावत मुंह से खून उगलते हुए जमीन पर गिर गया।
वह इससे पहले कोई भी रिएक्ट कर पाता कि शिवांश किसी भूखे जानवर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा और उसने उसके ऊपर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। शिवांश उसे किसी जख्मी जानवर की तरह पीटे जा रहा था। साथ ही उसकी आंखों में इस समय एक जानलेवा चमक थी जिसके साथ वह अंशुल को देखते हुए बोला, हरामजादे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह उसने अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। शिवांश के इस मुक्के में इतनी ताकत थी कि वह पड़ते ही अंशुल रावत के मुंह से खून निकलने लगा, साथ ही उसके कुछ दांत भी टूटकर जमीन पर गिर गए। लेकिन शिवांश के सर पर तो जैसे इस समय खून सवार हो गया था। उसने तुरंत अंशुल को उसके कॉलर से पकड़ जमीन से उठाया और सामने की दीवार पर उसका सर दे मारा। दीवार से सर टकराते ही अंशुल का पूरा चेहरा खून से भीग गया और वह अपनी खौफ से भरी आंखों के साथ शिवांश को देखते हुए बोला, मम्मी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती। लेकिन वह इससे पहले अपने शब्द पूरे कर पाता शिवांश उसे अपनी बेरहम निगाहों से देखते हुए बोला, गलती नहीं, पाप किया है तूने उसे हाथ लगाकर, और इस पाप की बस एक ही सजा है, वो है मौत। उसके आखिरी शब्दों में उसका जानलेवा लहजा समझ आ रहा था जिसे समझते ही अंशुल रावत की रूह तक कांप उठी और खौफ के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वही शिवांश अब पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया और उसने एक बार फिर उसका सर दीवार पर पटका। इसके बाद उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। उसे जमीन पर फेंकते ही शिवांश अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा और तभी उसकी नज़र एक आयरन रॉड पर पड़ी जिसे देखते ही उसकी आंखों में एक खूनी चमक आ गई। उस रॉड को लेकर शिवांश अंशुल की तरफ बढ़ते हुए किसी मौत के देवता की तरह लग रहा था। वहीं उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख अंशुल रेंगते हुए पीछे की तरफ जाने लगा और अपनी खौफ भरी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए बोला, मम्मी मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मुझे। लेकिन शिवांश को तो जैसे उसकी गिड़गिड़ाहट सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने अपना एक पैर उठाकर अंशुल के पैर के ऊपर रख दिया, जिसके बाद वह अपनी रॉड को अंशुल के हाथ की तरफ इशारा करते हुए अपनी खौफनाक आवाज में बोला, यही वह हाथ है ना जिससे तूने उसे छुआ था, आज के बाद ये हाथ किसी और को छू तक नहीं पाएगा। और इतना कहते ही उसने वह रॉड अंशुल के हाथ पर दे मारी। रॉड के लगते ही अंशुल के हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिसके साथ अंशुल के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, आ। लेकिन शिवांश इतने में ही नहीं रुका। इसके बाद उसने रॉड से उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ दिया, जिसके बाद उसने उसके दोनों पैर भी तोड़ दिए। अब अंशुल पूरी तरह से अपाहिज हो चुका था, लेकिन शिवांश का गुस्सा अब भी शांत नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंशुल की दर्दनाक चीखें कमरे में गूंज रही थी, आहा। वहीं उसके सामने खड़ा शिवांश किसी यमराज की तरह उसे घूरते जा रहा था। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत घमंड है ना तुझे अपने मर्द होने का, आज मैं तुझसे तेरी मर्दानगी ही छीन लेता हूँ। और इतना कहते ही उसने पूरी ताकत से वह रॉड उसके टांगों के बीच दे मारी। रॉड के लगते ही कमरे में कुछ टूटने की आवाज गूंजने लगी, साथ ही अंशुल के मुंह से एक बार फिर एक खौफनाक चीख निकली, साथ ही उसकी टांगों के बीच से खून की धाराएं फूट पड़ी। अंशुल अब इतने दर्द में था कि वह दर्द सहन भी नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। वहीं शिवांश अब उसे जान से मारने के लिए अपनी पूरी ताकत से उसके सर पर वो रॉड मारने को हुआ, लेकिन तभी उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी आध्या पर गई, जिसने अब उस ब्लैंकेट को खुद से दूर फेंक दिया था। साथ ही वह अपने शरीर के बचे हुए कपड़ों को भी उतारने लगी थी। ये देखते ही शिवांश तेजी से आध्या की तरफ भागा और उसे एक बार फिर से ब्लैंकेट में लपेट दिया। वहीं आध्या का पूरा शरीर अब किसी भट्टी की तरह तपने लगा था, जिसे महसूस करते ही शिवांश ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा। शिवांश के हाथों का स्पर्श महसूस करते ही आध्या उससे लिपट गई और उसके कपड़ों को उसके शरीर से अलग करने की कोशिश करने लगी। यह महसूस करते ही शिवांश का पूरा शरीर एक पल के लिए तो अकड़ सा गया, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और तेजी से उसे लेकर बाहर की तरफ भागा। उस कमरे से बाहर आते ही शिवांश आध्या को लेकर उसके बुक किए हुए स्वीट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आध्या अब तक पूरी तरह अपना होश खो चुकी थी और वह लगातार शिवांश को किस किए जा रही थी। आध्या की इन हरकतों की वजह से अब शिवांश का खुद से कंट्रोल छूटने लगा था और उसने अपने कदम और भी ज्यादा तेज कर दिए। वह जैसे तैसे आध्या को लेकर उसके बुक किए हुए स्वीट में पहुंचा और उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ने ही लगा था कि तभी आध्या, जो अब पूरी तरह नशे में थी, उसने शिवांश की शर्ट के बटन खोल दिए और अपने हाथों को उसके शरीर पर चलाने लगी। उसके गर्म हाथों का स्पर्श महसूस करते ही शिवांश का पूरा शरीर अकड़ गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही आध्या ने अपने होंठ शिवांश के होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगी। उसके ये करते ही शिवांश खुद पर और काबू नहीं रख पाया और उसके कदम अब बेडरूम की तरफ मुड़ गए।
बेडरूम में पहुंचते ही उसने आध्या को सीधा बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर उसे डीपली किस करने लगा। शिवांश उसके होठों से होकर उसकी नेक और कॉलर बोन्स पर बेइंतहा चूमने लगा, साथ ही उसके हाथ लगातार उसके शरीर पर चलने लगे। शिवांश का स्पर्श महसूस करते ही आध्या को अपने शरीर में एक ठंडक सी महसूस होने लगी, जिस वजह से उसने शिवांश को झटके से अपने ऊपर खींच लिया और वह उसके कपड़ों को उसके शरीर से अलग करने लगी। जैसे ही शिवांश आगे बढ़ने वाला था, उसे अचानक होश आया कि वह आखिर कर क्या रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें किसी जंग के मैदान जैसी गूंज रही थी। उसकी नज़रों के सामने आध्या का मासूम चेहरा था और उसकी हालत नशे में डूबी हुई, बेखबर, बेपरवाह। शिवांश, नहीं, उसने खुद को एक झटके से पीछे किया, मानो किसी गहरी नींद से जागा हो। आध्या के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी और डिससेटिस्फैक्शन की परछाई थी, जैसे उसने कुछ खो दिया हो जो उसका हक था। उसके चेहरे के इन भाव को शिवांश ने भी देख लिया था, जिसे देखकर उसने एक गहरी सांस ली और आध्या के माथे पर किस करते हुए कहा, अपनी पाकसार मोहब्बत से मैं उस दिन तुम्हें रूबरू कराऊंगा जिस दिन तुम नशे में नहीं, मेरे प्यार में डूबकर मेरे करीब आओगी। इतना कहकर वह झुका और बड़ी नरमी से उसे ब्लैंकेट में लपेटा। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी कसक थी, जैसे वो उसे छूना भी चाहता हो पर छूते हुए डरता हो। फिर उसने आध्या को अपनी बाहों में उठाया, जैसे कोई फूल को थाम रहा हो, और सीधा बाथरूम की ओर बढ़ा। बाथरूम में पहुंचते ही उसने बिना कोई देरी किए आध्या को धीरे से बाथटब में लिटा दिया। लेकिन उसी पल आध्या की आंखें खुलीं, और इससे पहले कि शिवांश कुछ समझ पाता, आध्या ने शिवांश को पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लिया। उसकी बाहों में खुद को समेटते हुए उसने बिना कुछ कहे उसके होठों को चूम लिया। शिवांश एक पल के लिए ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गईं। आध्या, वह फुसफुसाया, पर जवाब में आध्या की होठों की गर्मी और गहराई ने उसे चुप करा दिया। उसके स्पर्श में एक अलग पागलपन था, जैसे वह पूरी तरह से शिवांश को अपना बना लेना चाहती हो। शिवांश ने एक पल के लिए खुद को ढीला छोड़ा और फिर उसने भी आध्या को किस किया, लेकिन उस किस में चाहत कम, तसल्ली ज्यादा थी। वो उसे बस शांत करना चाहता था, जैसे उसकी बेचैनी अपने सीने में समेट लेना चाहता हो। पानी की बूंदें उनके चेहरे पर टपक रही थीं। हवा ठंडी थी, मगर उस पल में जो एहसास था वो किसी तपते लावे जैसा गर्म था। शिवांश ने काफी देर तक ऐसे ही आध्या को उसके मन की करने दी और खुद भी उसके साथ पानी में लेटा रहा। जब काफी देर बाद उसे आध्या का नशा कम होता हुआ महसूस हुआ, तब जाकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आए। इसके साथ उसने आध्या को एक बाथरोब पहना दिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले आया और उसे बाहों में लिए हुए ही बिस्तर पर लेट गया।